आप देख रहे हैं समय शिखर। बिहार में बाढ़ की त्रासदी पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सुर अब बदल गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की एक घुड़की ने सुशासन बाबू के लिए दवा का काम किया। जी हां, पानी पी पी कर सीएम नीतीश को कोसने वाले बीजेपी फायर ब्रांड माने जाने वाले नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आखिरकार नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति में एक नया पैमाना तय करने की भी कोशिश की है। उन्होंने बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच बड़ा भाई छोटे भाई के विवाद को खत्म करते हुए लोकसभा की तर्ज पर बराबर सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ने का दांव भी खेला है। जाहिर है, बड़ा भाई मानने वाले जेडीयू को ये कितना पचेगा एक सवाल है। लेकिन क्या उसके पास भी विकल्प है, या फिर गिरिराज सिंह के बहाने राजनीतिक परिस्थितियां टटोलने की कोशिशें की जा रही है? इसे हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेते हैं हम उसे मानते हैं। नेतृत्व का सवाल हो कि किनके नेतृत्व में होगा, एनडीए के रूप में हम चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो सुना आपने नए पलटू राम को। जनाब को बिहार बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहते हैं। नाम है गिरिराज सिंह। बेगूसराय से सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री। सुशासन बाबू यानी सीएम नीतीश से 36 का आंकड़ा है। लिहाजा राजधानी पटना बाढ़ में क्या डूबी, फायर ब्रांड ने दनादन फायर उगलना शुरू कर दिया। गोया बिहार में एनडीए की नहीं महागठबंधन की सरकार हो। जाहिर है सुशासन बाबू की नींद हराम हो गई तो दिल्ली दरबार में अर्जी लगाई। फरमान जारी हुआ तो फायर ब्रांड की पहचान ही बदल गई। कभी सुशासन बाबू को पलटू राम कहने वाली कांग्रेस ने गिरिराज बाबू को ये तमगा दे दिया। जब उनको लगेगा जो कोई ऐसा बयान देने से के बाद आप लोग ज्यादा उनको अथी दे दिए, स्पेस दे दीजिएगा, तो 2 दिन में वो भी बयान दे देंगे। वो तो देते रहते हैं। और जो इतने बड़े पद पर रहने के बाद ऐसा बयान देते हैं जो 2 दिन में मुकर जाएं, उनके बयान का क्या भरोसा है? फिर आज चुनाव हो जाएगा, कल से फिर देखिएगा क्या बयान देते हैं। वहीं जेडीयू ने भी राहत की सांस ली है और कहा है कि 2020 में हम मिलकर बिहार का चुनाव लड़ेंगे। ये स्वर्णिम युग है। प्रदेश की 11 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता का बचाव किया जो लाजमी था। हम सकारात्मक चीजों को ग्रहण करते हैं और इसीलिए बीती बातों को बिसारने का वक्त है। जन आकांक्षाएं ये है कि हम विकास को एक सम्मानजनक ऊंचाई पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे ले जाए। और ये एक स्वर्णिम युग है जब केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर समान गठबंधन की सरकारें हैं। लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खिलाफ में बयान दिया, तो ना तो उन्होंने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कभी बयान दिया था उन लोगों ने, और न ही सरकार के खिलाफ बयान दिया था। बाढ़ की स्थिति थी, आपदा की स्थिति थी, उसमें कुछ लोगों ने जनता के दबाव में जनहित के मुद्दों पर कुछ सवाल उठाए थे। स्थानीय प्रशासन के लोगों से उनके ग्रीवांसेस थे, उसको लेकर के सवाल खड़े किए। हालांकि बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने मजबूरी में ही सही नीतीश का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। लेकिन आम चुनाव में बीजेपी को बराबरी का सीट मिले, लगे हाथ ये तीर भी छोड़ दिया। लोकसभा में भी हम बराबर के ही लड़े और स्वाभाविक है कि मुझे उम्मीद है कि विधानसभा का भी चुनाव उसी पैटर्न पर होगा। ये कार्यकर्ताओं की भी मांग। तो क्या इसे केंद्रीय नेतृत्व का इशारा समझें या फिर फायर ब्रांड नेता का एक और फायर जो हवा में जाकर खुश हो जाएगा? सहारा समय के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाई भाई हैं भाई, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, बराबर के भाई हैं और विकास का स्वर्णिम युग है, ऐसा हमारे एनडीए के नेता मानते हैं। तो क्या माना जाए अरविंद निषाद जी, विकास के उस स्वर्णिम युग को बिहार जी रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, लंबी अवधि के बाद
बिहार को समान गठबंधन वाला सरकार बिहार में और केंद्र में मिला है। यह सौभाग्य का विषय है बिहार के लिए और केंद्र के लिए। जो बिहार में लंबित परियोजनाएं थी यूपीए सरकार के दरमियान, इन दिनों वह परियोजनाएं अब पटरी पर है और देश के ऐसे बड़ी बड़ी परियोजनाएं बिहार में आ रही है। जैसे कोसी के इलाके में देश के सबसे बड़े पुल का शिलान्यास हो चुका है, अब कार्यारंभ उसका कार्यारंभ हो चुका है। ठीक इसी प्रकार अन्य और जो परियोजनाएं हैं, बिजली की परियोजनाएं हैं। आज बिजली की जो बिहार में स्थिति है, हर घर बिजली देने की योजना को केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार के मॉडल को देश के दूसरे राज्य अपनाएं और सेंट्रल एजेंसियां बिहार को फॉलो करें। तो मैं समझता हूं कि वाकई में यह स्वर्णिम युग है गठबंधन के हिसाब से बिहार के लिए और केंद्र के लिए। और दूसरी बात, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो अपने को मीडिया में बने रहने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए और नए युग की जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसमें कैसे बने रहे इसके लिए बयानबाजियां करते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तस्वीर को साफ करते हुए सारी स्थिति स्पष्ट कर दिया है। नहीं, लेकिन उन्होंने एक और बयान जोड़ दिया साहब कि ठीक है नीतीश जी लीडर रहेंगे, नेतृत्व देंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बराबर सीटों पर लड़ेंगे, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं। ये गिरिराज सिंह जी ने कहा है जी। लेकिन आपको याद होगा संजय जी कि जब लोकसभा के चुनाव के दरमियान सीटों के फॉर्मूले पर जब बातचीत हो रही थी तो दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अमित शाह जी और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से श्री रामविलास पासवान जी आपस में बातचीत के क्रम में बैठे थे। लेकिन रिजल्ट नतीजा तो वही निकला था सर, का फॉर्मूला तय हुआ अरविंद जी, और वह जनता के सामने आया सार्वजनिक रूप से कि जेडीयू 17 सीट पर ले लेगी, बीजेपी 17 सीटों पर ले लेगी और शेष एलजेपी सीट। तो फिर गिरिराज सिंह ने तो वही को उसी फॉर्मूले के तहत बात को आगे बढ़ाने की बात अब कह दी ना, यानी आप लोग बराबर सीटों पर लड़ेंगे और जो कुछ सीटें बचेंगी, जो सहमति बनेगी वो एलजेपी को देंगे, जो अभी तक का आपकी 3 पार्टियों का अलायंस है वहां पर। तो कोई गलत तो उन्होंने कहा नहीं। वही तो मैं कर रहा था, वही मैं आगे बात को बढ़ा रहा था, लेकिन बीच में आपका हस्तक्षेप हो गया संजय जी। विधानसभा चुनाव का समय जब निकट आएगा तो तीनों पार्टी के शीर्ष नेता बैठेंगे और एक एक सीट की पहचान की जाएगी। एक एक सीट पर वहां के समीकरण के आधार पर कौन सी पार्टी वहां उस क्षेत्र से चुनाव जीतने में सक्षम है, उसके आधार पर सीटों का चयन होगा और सीटों के चयन के आधार पर हम तय करेंगे कि जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी और एलजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी। हमारे समझ गया सर, कुछ नहीं होता है, बहुत ही पीसफुली वातावरण में सीटों का हो गया, समझ गया सर। हम महागठबंधन वाले लोग नहीं है कि हर चीज में एक दूसरे पर दोषारोपण हो। बहुत ही सामान्य हमारे यहाँ सीटों का फॉर्मूला तय होता है और हम जनता के बीच में चुनाव में जाते हैं। ठीक, अजीत जी, अब तो स्थापित कर दिया आप लोगों ने कि बिहार स्वर्णिम युग में जी रहा है। तो इस स्वर्णिम युग में जो अभी अरविंद निषाद जी ने भी कहा कि भाई बीजेपी के जो कुछ नेता हैं कुछ ज्यादा ही बोलते रहते थे, अमित शाह जी के दखल देने के बाद सब ठीक हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में बयानों पर कुछ अंकुश लगेगा या फिर समीकरणों में कुछ समीकरण नजर आएंगे? संजय जी, पहले तो मैं अरविंद जी की एक बातों का खंडन करना चाहूंगा। जो इन्होंने हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं और भाजपा के बड़े नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी, उनके बारे में इन्होंने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। जो आदमी केंद्रीय मंत्री है उसको मीडिया में बने रहने की बात नहीं है, वो देश की मीडिया में खुद ही छाया रहता है और वो अपने मंत्रालय के लिए अनेकों काम करते हैं जिसके माध्यम से पूरा देश ही जानता है। तो इसलिए मीडिया में बने रहने की बात नहीं है। हाँ,
अगर जो जनप्रतिनिधि है, अगर आप स्वस्थ लोकतंत्र की अगर आप बात करते हैं और अगर मीडिया पहुंच जाती है कुछ पूछने के लिए, तो निश्चित तौर पे कुछ जवाब लोग दे ही डालते हैं, बोल ही डालते हैं। यह अलग बात है कि वो हमारी पार्टी क्या सोच रही है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है, हमारा गठबंधन क्या सोच रहा है। यह निश्चित है कि हमारा जो एनडीए का जो गठबंधन है, ये बिल्कुल जो है एकजुट है और हमारे एजेंडे पर जो एक एजेंडा जो हम लोग तय कर लेते हैं जनता के लिए और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, प्रदेश के लिए, हम उस पर आगे बढ़ते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे मुद्दे अलग होते हैं, फिर भी जो है हम मिल करके समझते हुए मुद्दे तो आपके अपने अलग अलग थे ही ना। ये कौन कितने 370 का आप समर्थक हटाने का वो इसके विरोध में थे। आपने 3 तलाक पर खत्म करने की बात कही, उसके विरोध में थे। राम मंदिर मुद्दा में राम समझ गए, मैंने वही बात कहा। लेकिन सवाल यह है कि आपने जब कहा कि इस चुनाव में ये सब मुद्दे भी काम आए बाय इलेक्शन में, तो वो भी एक सवाल है ना साहब। तो फिर अलायंस जो है वो जेडीयू का अपना स्टैंड कमजोर रहा फिर इस बाय इलेक्शन में। हाँ, निश्चित 100%। ठीक सर। देखिए, ऐसा है जी कि हम जो है, हमारा एक ही मुद्दा है, प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण। मुद्दे गौण हो सकते हैं, लेकिन जनता का विकास और प्रदेश के विकास से हम कोई समझौता नहीं करें। ठीक सर। मुद्दे हमारे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, ये अलग बात। और जो सीटों पे चर्चा और तय करने की बात है, वो उस पे हमारा काम नहीं है। वो ठीक है, टॉप लीडरशिप भी तय करता है सर। वो केंद्रीय नेतृत्व का वो काम सब है। जानते हैं। तीनों पार्टियों को जो बड़े नेता हो बैठेंगे, तय कर लेंगे कौन कितने सीट। हाँ, वो सब जानते हैं। खैर, तो मलिक साहब क्या माना जाए, महागठबंधन में तो बिखराव है भाई, ये लोग भी बार बार कह रहे हैं और थोड़ा बहुत तो दिखता भी है बिहार में, ऐसा है। लेकिन उन्होंने एक बात, जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने कहा कि बिहार वर्तमान में विकास के उस स्वर्णिम युग को जी रहा है जिसकी कभी कल्पना हुई थी। तो आज बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उस स्वर्णिम युग को डिलीवर कर रहा है बिहार में। एक चीज तो संजय भाई, शेर याद आ रहा है कि इब्तिदाई इश्क है, होता है कि आगे आगे देखिए होता है, इब्तिदाई इश्क है, होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू और भाजपा की एकजुटता अभी अभी आपको नजर आएगी। दोनों प्रवक्ताओं ने एक दूसरे को जिस तरह से विरोध किया, हल्का सा लोग, तो ये भी संजय अभी और उन्होंने कहा कि जेडीयू का मुद्दा यहाँ गौन था, भाजपा का मुद्दा ही हावी रहा। अभी झारखंड का चुनाव देखिए, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, आगे क्या होगा वहाँ दो अलग पार्टी है, दो अलग, वो देखिए नहीं है वहाँ बयानों के किस तरह से तीर चलेंगे। लेकिन अगर ये विकास जिसकी बात आपने की, नहीं अरविंद जी, हर बात में टोकना जरूरी नहीं है, बस रिलैक्स रहिए, कोई ऐसा नहीं है, सीरियस इशू नहीं है। आपने जिस विकास की बात की, अगर वो मैं फिर कह रहा हूं कि जिन 15 सालों में की चर्चा अब होनी चाहिए, क्योंकि 15 साल नीतीश जी की भी सरकार बिहार में रह चुकी है। आप पटना की सूरत 15-20 दिनों के से जो है, वो अगर विकास की तस्वीर है तो समझता कि वो स्वर्णिम युग से जा रहा है। आज मेरे ख्याल से जल्द ही वहां लोग भूख हड़ताल में बैठने जा रहे हैं, मुआवजे की मांग को लेकर बिहार में बैठने जा रहे हैं। बाढ़ सुखाड़ की जो स्थिति, बाढ़ पे आज तक अस्थायी हल के लिए क्यों नहीं प्रयास किया? बिहार में कभी बाढ़ मुद्दा बना क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप सभी पार्टियों के लिए तो विन विन सिचुएशन है ना, हम बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने अब आपको पिछले चुनाव में भी हमने अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दा रखा, तो अपने मुद्दा दिया था, कोसी के अस्थायी हल के हम लोग प्रयास, जनता ने खारिज कर दिया ना आपको? खारिज किया, ठीक है, वो हम खारिज हुए। लेकिन आज भी हमें है कि बाढ़ के अस्थायी हल की कोशिश होनी चाहिए। शिक्षा का हाल बेहाल है, वहाँ सरकारी स्कूल खारिज कर दिया। आप मुद्दे उठाए, चमकी बुखार, देखिए मुद्दे अगर लेकिन जनता के मुद्दे वही, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बहुत बढ़ रहे हैं। अगर ये स्वर्णिम युग है तो इस स्वर्णिम युग को तो जेडीयू और भाजपा ही डिफेंड कर सकती है। अरविंद जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, तो बहुत प्यार से एक टिप्पणी कर दीजिए, बहुत ज्यादा समय मत लीजिएगा। मलिक साहब कह रहे थे कि झारखंड चुनाव में देखिएगा कैसे एक दूसरे पर ये लोग बयानों के तीर चलाते हैं। तो चलाते ही हैं। इनको स्मरण मैं दिलाना चाहता हूं कि जेडीयू का जब से निर्माण हुआ है,
और भारतीय जनता पार्टी से जब से हमारा गठबंधन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए हुआ है। बिहार के बाहर एक बार झारखंड में बीजेपी के साथ हमारा चुनावी तालमेल हुआ था। उसके अलावे देश के विभिन्न राज्यों में जेडीयू चुनाव लड़ती है और हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हमारा अपना संगठन है, संगठन ठीक। अरे सर, आप मुझे लगा कुछ और बात आप कहेंगे। ठीक। जेडीयू काम कर, अभी हमारा वो इशू नहीं है, हम बिहार पे ही रुकना चाह रहे हैं। झारखंड में हम ले चलेंगे आप लोगों को अभी आज के बाद। चलिए ना, झारखंड में चलेंगे तब बात होगी, समालोचना तब की जाएगी। अभी छोड़िए, इन्होंने सवाल उठाया, कोई बात नहीं सर। ठीक है, आपने दे दिया, क्लैरिफिकेशन मिल गया। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल गिरिराज जी कभी कभी बहुत ही बागी तेवर के साथ अपने बयान देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी जेडीयू की मिलकर चल रही हो, लेकिन वो अपने मुद्दे कभी कभी ऐसे उछालते हैं जिसको देखकर लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कयासों का दौर भी चलता है और वो कयासों का दौर ठीक ठाक एक अरसा तक चलता रहता है। एक समय के बाद केंद्रीय नेतृत्व उसमें दखल देता है और उसके बाद चीजें बहुत कुछ साफ हो जाती है। तो क्या ये एक राजनीतिक नूरा कुश्ती होती है या फिर कहीं न कहीं कुछ एक रणनीतिक रूप से कुछ बातों को आगे बढ़ाई जाती है? ऐसा है कि केवल गिरिराज सिंह ही बयान नहीं देते हैं, गिरिराज सिंह के साथ कुछ और लोग हैं, हाँ ठीक है, वो भी बयानबाजी करते हैं। और बयानबाजी करने से जो मेरी समझ है, फायदे कम नुकसान ज्यादा होता है। फिर जेडीयू अटैक करती है, फिर बीजेपी काउंटर करती है, उससे एनडीए को बहुत फायदा नहीं होता है। चुनाव के वक्त में ऐन वक्त पर ठीक बात है कि विपक्ष क्यों नहीं मुद्दों को धारदार बना पाई, अब ये विपक्ष का मामला है। उस समय अमित शाह आगे आकर के ये कहते हैं कि हमारे चेहरे नीतीश कुमार होंगे, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद गिरिराज सिंह का बयान या सच्चिदानंद राय का बयान या संजय पासवान का बयान का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं कहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व या जो केंद्र में मंत्री हैं, बड़ा जिम्मेवार पद पर हैं, अगर लगता है कि सब कुछ हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है तो इस तरह से अटैकिंग बयान उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो इस तरह का अटैकिंग बयान देते हैं तो फिर उनको स्टैंड से विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कल तक वो कह रहे थे कि अभी तय नहीं हुआ है, चीजों को हम लोग तय करेंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा। जब अमित शाह जी का बयान आता है, कहते हैं कि हाँ मेरे चेहरे होंगे नीतीश कुमार, और वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। जिसके सवाल आप पूछ रहे थे कि भाई बराबर बराबर की सीटों की बात, अगर बराबर सीट पर लड़ेंगे या अधिक पर लड़ेंगे, कम लड़ेंगे, ये तो आपके केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। ये बयान के निहितार्थ क्या होंगे, ये ठीक आपने सवाल पूछा कि क्या ये बयान दिलाया जाता है या कुछ वो अपने मन से इस तरह के बयान दिया करते हैं। लेकिन जो भी हो कारण, दिलाया जाता हो या खुद से देते हो, मैं समझता हूं कि इससे एनडीए कमजोर होता है। विपक्ष के पास मुद्दे थे, ठीक बात है कि चाहे एईएस का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, सुखाड़ का मुद्दा हो, ये जल जमाव का मुद्दा हो, लू का मुद्दा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो। अब ये मुद्दे को विपक्ष धारदार बना करके जनता तक अगर अपने रीच को नहीं पहुंचा पा रही है, जनता तक वो डायलॉग नहीं कर पा रहा है, वो विपक्ष का पार्ट है। लेकिन एनडीए विपक्ष के बहुत मजबूत नहीं होने का फायदा एनडीए को मिल रहा है। अब उसमें गिरिराज सिंह जैसे लोग एनडीए को कितना कमजोर करेंगे या कितना मजबूत करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में दिखेगा, या रिमोट कंट्रोल कहीं और है जहां से चीजें तय हो जाएंगी। जी मुकेश जी, तो फिर क्या माना जाए, क्योंकि ये बयान बड़ा ही मायने रखता है। जब जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं कि बिहार विकास के स्वर्णिम युग को जी रहा है, लेकिन उस बिहार को तो हम सब जीते हैं, और क्या ये स्वर्णिम युग है वो गुप्ता डायनेस्टी वाला? संजय जी, राजनीतिक दल के लोग और प्रवक्ता जो है वो सोने की लंका भी बना सकते हैं और सारा विकास कर सकते हैं, स्वर्णिम युग बना सकते हैं। तो चूंकि उन्हें पूरी छूट होती है और वो अपने हिसाब से सारी बातें वो रख सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो दिखाई दे रही है, अगर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है
और बिहार की स्थिति को आप देखेंगे, बिहार के उद्योगों को देखेंगे, बिहार की बेरोजगारी को देखेंगे, बिहार में युवाओं की स्थिति को देखेंगे, बिहार में किसानों की स्थिति को देखेंगे, बिहार में जो उद्योग है, परंपरागत उद्योग है, उनकी क्षीण अवस्था को देखेंगे, और पहले जो स्थिति थी उसको भी अगर आप उसका भी मूल्यांकन करेंगे, तो अगर आप एक सच्चे ढंग से आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि यह स्वर्णिम युग है। यह स्वर्णिम युग नहीं है, ये घोर अव्यवस्था का युग है और इसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार नितांत आवश्यक है और उसको तत्काल करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है, आपने अभी गिरिराज जी के बयान के बारे में कहा, तो देखिए संजय जी, राजनीति में प्रधानमंत्री का एक बयान आया है अभी कुछ समय पहले कि युद्ध में और कोई जो दोस्ताना संघर्ष नहीं होता है, युद्ध होता है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, युद्ध में और चुनाव में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दोस्ताना संघर्ष नहीं होता है, वो युद्ध उसमें महत्वपूर्ण होता है। तो हर एक दोनों राजनीतिक पार्टियां जो हैं अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों के कार्यकर्ताओं की जमात अलग अलग है और दोनों की अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई सारी चीजें बदलेंगी। उदाहरण के रूप में अगर राम मंदिर पे कोई बड़ा बदलाव आएगा या कोई नई चीज घटित हो सकती है तो दोनों पार्टियों के मंतव्य अलग अलग होंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी संजय जी, लेकिन ये बयान राजनीतिक निहितार्थ में किया गया है, इसके असर हो सकते हैं और इसको दूरगामी इसके असर हो सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी सूझबूझ से ही आगे आने वाली समस्या टल सकती है। जी अरविंद जी, आप फिर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? हालांकि जरूरी नहीं है, क्योंकि बौद्धिक चर्चा होती है तो उसमें बहुत सारे अपने अपने विचार होते हैं, आप हर विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर विचार पे आप टिप्पणी करें ही, क्योंकि वो आपके भी अपने विचार हो जिनसे बहुत लोग सहमत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त चूंकि आपके विचार का सम्मान किया जाता है, तो मेरा मानना है कि ये उनके अपने विचार है, उनका अपना आकलन है। यदि कुछ अलग से कुछ और बात आप जोड़ना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। देखिए संजय जी, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। बिहार के सभी क्षेत्रों में विकास का कार्यक्रम हुए हैं, सभी सेक्टरों में बदलाव हुए हैं। ये मैं नहीं, देश की जनता, इस पर वो डिबेट करेंगे। देखिए ये चूंकि क्या है ना अरविंद जी, क्या है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा नहीं है भारत सरकार। सर मैं आपकी बात को मैं अपने शब्दों में कंप्लीट करता हूँ। नहीं आप सुन लीजिए ना, कृषि के क्षेत्र में अपना अरविंद जी सुनिए ना, योगदान किया। अरविंद जी सुन तो लीजिए, बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। अरविंद जी थोड़ा सा सुने। नहीं आप सुनिए ना सर, आप सुनिए ना सर, आप हमारी बात सुनिए ना, हम आप ही की बात बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए सर। 2005 में आपकी सरकार आई थी, आज 2019 में हम खड़े हैं। यदि बिहार में तब से लेकर अब तक काम नहीं हो रहा होता तो तीसरा टर्म आपका नहीं चल रहा होता। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि बिहार के अपने सरोकार और क्या क्या हैं, क्या क्या मुद्दे रह गए हैं जो अछूते हैं। तो आगे एक निरंतर तो संजय जी प्रमाण है कि हम जनता के अरे सर ये इशू नहीं है, प्लीज, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, इस पर मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, ये डिबेट का इशू ही नहीं है सर। आपको यदि जनता ने चुनकर भेजा है तो आप पर भरोसा जताया है सर, ऐसा थोड़ी है कि जनता ने यूं ही आपको चुनकर भेजा है, आप पर भरोसा जताया है, क्योंकि आपके कामकाज की समीक्षा हुई होगी जनता की नजर में। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिस पर काम होना निहायत जरूरी है। बौद्धिक चर्चाओं को राजनीतिक रूप से ना देखें आप, प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे समय नहीं सर, मुझे वाइंड अप करना है। मॉब लिंचिंग वगैरह की बढ़ती जो घटनाएं बिहार, चलिए सर, अलग अलग उस पर भी सरकार विचार है, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज होंगे। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। ये राजनीति है, राजनीति के अपने अपने मायने होते हैं। उपचुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव के अपने नतीजे बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में एक स्वभाव देखा गया महागठबंधन का और एनडीए का, एक कहीं न कहीं एकजुटता नजर आती भी रही, क्योंकि जिस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा एनडीए के तमाम बड़े नेताओं का एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर प्रचार प्रसार करना, वो एक कहीं न कहीं एक संदेश देता है कि ये एकजुट है। महागठबंधन में बिखराव था, बेशक चाहे कितना भी दावा होता रहे कि हम सब एक मंच पर एक साथ खड़े हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आया था तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भी नजर आए थे। बहरहाल समय शिखर में फिलहाल इतना ही, सारा पड़ा।